प्रियंका वाड्रा झूठी है, उसका जैसा उसका भाई गप्पू है उसी तरह से ये भी महागप्पू है, पप्पू है वो, और ये महापप्पू है। ये नेहरू जी का भारत नहीं है। याद कर लीजिए आप इतिहास को, इतिहास की पृष्ठभूमि में जाइए, ये समस्या कहाँ से पैदा हो रही है। 1962 का दौर याद कीजिए और 1962 से पहले 1947-48 का दौर याद कीजिए, जब नेहरू जी ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जम्मू कश्मीर के मामले को लेके चले गए और एक तरफा विराम कर दिया, युद्ध विराम कर दिया। क्या जरूरत थी आपको नेहरू जी? इनके परनाना से पूछना चाहिए, क्या जरूरत थी आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने की? आज हमारा पोक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान के पास है, अक्साई चीन के पास चला गया है, और वहाँ पर 43,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि उस समय 1962 में इन्होंने चीन को सुपुर्द कर दिया। तो किसने सुपुर्द किया? नेहरू जी ने सुपुर्द किया। जरा पूछिए नेहरू जी से कि कितने अंदर तक आ गए थे। तो नेहरू जी से सवाल पूछना चाहिए, परनाना से सीखना चाहिए, और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कुछ किताबें पढ़ लेनी चाहिए। इस लॉकडाउन के अंदर कम से कम कुछ किताबें पढ़ लेते, इतिहास को जान लेते कि भैया किसकी गलती है, किसकी गलती आज पूरा देश हिंदुस्तान भुगत रहा है। तो हिंदुस्तान आज जो भुगत रहा है वो केवल और केवल उनके परनाना नेहरू की वजह से भुगत रहा है, चाचा नेहरू की गलतियों की वजह से भुगत रहा है। जो 1962 का युद्ध हुआ उसमें हमारे एयरफोर्स कमांडर बार बार बोलते रहे कि हमें एयरफोर्स की छूट दीजिए, हमारे पास फाइटर प्लेन है, जबकि चाइना के पास में एयरफोर्स नहीं था उस समय। अगर हम लोग अटैक करते तो निश्चित रूप से चीन को नेस्तनाबूद कर सकते थे। सर, प्रियंका वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में जो 67 लड़कियां थी उनको लेकर जो झूठ फैलाया, उन्होंने कहा कि किस तरीके से यहाँ पे ग्रसित जो इतने गंदे काम होते हैं, तो उसको लेकर जो राजनीति की प्रियंका वाड्रा ने, सर उसके बाद जब उनकी झूठ का जो खुलासा हो गया तो उसके बाद प्रियंका वाड्रा ये कहती हैं कि मैं इंदिरा गांधी की पोती हूँ और मैं झूठ नहीं बोलती और ना ही मैं किसी से डरती हूँ, मैंने सच बोलना सीखा है। देखिए, फिरोज प्रियंका वाड्रा जिस तरह की राजनीति कर रही हैं, जिस तरह पहले उनके भाई राजनीति करते रहे हैं, उससे एक कदम बढ़कर के वो झूठ बोलने की राजनीति करती हैं। झूठ की फैक्ट्री है प्रियंका वाड्रा। जिस तरह उनके भाई हैं, भाई 10 नंबरी है, उनकी बहन 100 नंबरी है। आपने देखा होगा किस तरह से पीछे भी कितनी बड़ी झूठ बोल रही थी। वो बोल रही थी कि माइग्रेंट लेबर के लिए 1000 बसें खड़ी हुई हैं, तो 1000 बसें नहीं मिली वहाँ पर ऑटो मिला, एम्बुलेंस मिली, 3 व्हीलर मिला, बसें नहीं मिली। जबकि माइग्रेंट लेबर लाना था महाराष्ट्र से, माइग्रेंट लेबर को आना था राजस्थान से, माइग्रेंट लेबर को आना था पंजाब से, तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे बसें ना खड़ी कर करके उनको पंजाब में पहुंचाना चाहिए था, महाराष्ट्र में पहुंचाना चाहिए था, आपके राजस्थान में पहुंचाना चाहिए था। तो झूठ की फैक्ट्री है। जिस तरह से बाल संरक्षण गृह में वहाँ पर जो महिलाएं मिली हैं उनके बारे में इन्होंने अभद्र जो महिलाओं की गरिमा को गिराने का उन्होंने प्रयास किया है, निश्चित रूप से निंदनीय है और उनको शर्म आनी चाहिए। महिला होने के नाते इस तरह की बातें नहीं उठानी चाहिए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि वहाँ महिला गृह के अंदर महिला गृह के अंदर वो महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई, जबकि पता है कि वो पहले से प्रेग्नेंट थी और उनको पोस्को एक्ट के तहत लाया गया था। लेकिन इस तरह की ओछी राजनीति करना क्या गांधी परिवार को शोभा देता है? और ऊपर से बोलती हैं कि मैं इंदिरा गांधी की पोती हूँ। मैं इंदिरा गांधी की पोती होने का दावा करते हैं। अरे कम से कम इंदिरा गांधी का सम्मान तो आप बचा लेते। इस तरह झूठ बोल करके आप सोचते हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस को हो क्या गया है। कांग्रेस जहाँ पर भी इस तरह के मौके मिलते हैं बार बार लॉन्च पैड बन करके उसमें ये लोग लॉन्च होने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार देख रहे हैं हम लोग, कोरोना काल में राहुल गांधी को लॉन्च करने का प्रयास किया गया, फिर प्रियंका वाड्रा को लॉन्च करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये ऐसे मिसाइल है जो कभी लॉन्च होने वाले नहीं है। तो प्रियंका वाड्रा झूठी है, उसका जैसा उसका भाई गप्पू है उसी तरह से ये भी महागप्पू है, पप्पू है वो, और ये महापप्पू है। सर, आपको पता होगा कि 2005 में चाइना की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन में 90 लाख डोनेट किए जाते हैं चाइना की तरफ से, और आज इसी तरीके से 2008 में MOU साइन किया जाता है इनकी तरफ से। तो इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? किस तरीके की डील हुई थी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच? देखिए, कांग्रेस पार्टी का नाम, कांग्रेस पार्टी का पर्याय ही करप्शन है, कन्फ्यूजन है, कॉन्स्पिरेसी है। कन्फ्यूजन कॉन्स्पिरेसी का पर्याय कांग्रेस पार्टी है। कन्फ्यूजन फैलाना, कॉन्स्पिरेसी करना, करप्शन करना, 3 सी पर खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस का पहले से ही, चाहे वो इनके नाना के समय से ही, नेहरू जी के समय से ही जीप घोटाला हो, फिर इनके दादी माँ के समय से दुनिया भर के जो सबमरीन घोटाला हुए, अभी आपके UPA 2 में किस तरह से 2G घोटाला, 3G घोटाला, CWG घोटाला, कितने घपले घोटाले हुए। एक परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए, एक परिवार के फायदे के लिए
देश को बेचने का किसी ने काम किया है तो उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। आपने देखा कि केवल और केवल एक परिवार को बढ़ाने के लिए, एक परिवार को आगे ले जाने के लिए 70 सालों तक इन्होंने देश को लूटा है और कुछ नहीं किया है। जिस तरह से 2005-6 का जो वाकया आ रहा है, राजीव गांधी फाउंडेशन को जिस तरह 90 लाख रुपए वहाँ से मिले, ये केवल 90 लाख तो एक छोटी सी रकम है साहब, इसके पीछे कितनी बड़ी डील हो रही थी ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। 2008 में एमओयू साइन करके आए, राहुल गांधी महासचिव थे उस समय, सोनिया गांधी वहीं खड़ी हुई है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में, सीपीसी के साथ में वहाँ पर बहुत बढ़िया डील हो जाती है। तो उस डील हो जाती है तो किस चीज़ की डील होती है मुझे अब तक नहीं समझ में आया। भाई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होनी चाहिए। आप मनमोहन सिंह को नहीं लेकर के गए वहाँ पर, आप कांग्रेस के साथ, कांग्रेस और सीपीसी उनके साथ में डील कर रही है, एमओयू साइन कर रही है, तो कौन सी डील हो रही थी आज तक किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि किस तरह से देश को बेचा जा रहा है। देखिए, देश बेचने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, और ये 70 सालों से लगातार चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, ये लोग नंगे हो चुके हैं, जनता जान चुकी है कि इन्होंने देश के साथ किस तरह गद्दारी की है। इसीलिए चीन के एजेंट बने हुए हैं, वो आज सेना पर सवाल उठा रहे हैं, वो आज नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, वो आज हमारी एयरफोर्स पर सवाल उठाते हैं, वो थल सेना पर सवाल उठाते हैं, जवानों की शहादत पर सवाल उठाते हैं, लेकिन चीन पर सवाल नहीं उठाते हैं। अरे भाई, चाइनीज एजेंट है क्या जो चीन से बात नहीं कर रहे हैं? चीन पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं आप? चीन पर सवाल एक नहीं दागते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पर बार बार सवाल उठाते हैं। बोलते हैं प्रधानमंत्री जी कहाँ चले गए? प्रधानमंत्री जी ने डोकलाम के अंदर, ये गलवान घाटी के अंदर बहुत सारी भूमि दे दी है। चीन को भारत ने 1 इंच भी अंदर नहीं आने दिया है। यही कारण है कि हमारे सैनिक मारते मारते मरे हैं। और कितने लोगों को मारा है? 43 लोगों को मारा है। आज ये स्थिति है कि चीन अंदर घुसना चाहता है, लेकिन भारत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का भारत है, ये नेहरू जी का भारत नहीं है। याद कर लीजिए आप इतिहास को, इतिहास की पृष्ठभूमि में जाइए, ये समस्या कहाँ से पैदा हो रही है। 1962 का दौर याद कीजिए, और 1962 से पहले 1947-48 का दौर याद कीजिए, जब नेहरू जी ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जम्मू कश्मीर के मामले को लेके चले गए और एक तरफा विराम कर दिया, युद्ध विराम कर दिया। क्या जरूरत थी आपको नेहरू जी? इनके परनाना से पूछना चाहिए, क्या जरूरत थी आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने की? आज हमारा पोक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान के पास है, अक्साई चीन के पास चला गया है, और वहाँ पर 43,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि उस समय 1962 में इन्होंने चीन को सुपुर्द कर दिया। तो किसने सुपुर्द किया? नेहरू जी ने सुपुर्द किया। जरा पूछिए नेहरू जी से कि कितने अंदर तक आ गए थे। तो नेहरू जी से सवाल पूछना चाहिए, परनाना से सीखना चाहिए, और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कुछ किताबें पढ़ लेनी चाहिए। इस लॉकडाउन के अंदर कम से कम कुछ किताबें पढ़ लेते, इतिहास को जान लेते कि भैया किसकी गलती है, किसकी गलती आज पूरा देश हिंदुस्तान भुगत रहा है। तो हिंदुस्तान आज जो भुगत रहा है वो केवल और केवल उनके परनाना नेहरू की वजह से भुगत रहा है, चाचा नेहरू की गलतियों की वजह से भुगत रहा है। जो 1962 का युद्ध हुआ उसमें हमारे एयरफोर्स कमांडर बार बार बोलते रहे कि हमें एयरफोर्स की छूट दीजिए, हमारे पास फाइटर प्लेन है, जबकि चाइना के पास में एयरफोर्स नहीं था उस समय। अगर हम लोग अटैक करते तो निश्चित रूप से चीन को नष्ट नाबूद कर सकते थे। उनको सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर स्थायी सदस्य कौन दिला के लाया? नेहरू जी ने दिलाई, नेहरू जी ने समर्थन किया उनका। अरे नेहरू जी, आपका क्या संबंध था? चीनी भाई भाई। अब ये क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हमारे चीनी के एजेंट बन के घूम रहे हैं, चीन के एजेंट बन के घूम रहे हैं। तो देखिए, सारा कॉन्स्पिरेसी, करप्शन, ये सारा खेल है कांग्रेस पार्टी का और कुछ ही का नहीं है। सर, यहाँ पे जो मैंने अभी 90 लाख की और जितनी भी चाइना की तरफ से फंडिंग हुई, राजीव गांधी फाउंडेशन हो या फिर कांग्रेस के लिए, तो कल तक जो कांग्रेस इस बात को छिपाने की कोशिश कर रही थी, तो आज ही उनकी पार्टी में पी चिदम्बरम इस तरह की बातें करते हुए ये कहते हैं कि अगर चाइना से लिया हुआ पैसा हम सारा वापस कर देते हैं तो क्या चाइना हमारी ज़मीन वापस दे देगा? तो आज जो कांग्रेस का उन्होंने खुद ही खुलासा कर दिया कि उन्होंने किस तरीके से सौदा किया है चाइना के साथ पैसे लेकर। देखिए, चाइना के साथ में पैसे लेकर सौदा किया है, इसीलिए वो चाइना की भाषा बोल रहे हैं, चीन के एजेंट बन के घूम रहे हैं। पी चिदम्बरम भी राजीव गांधी फाउंडेशन के मेंबर हैं, मनमोहन सिंह भी मेंबर है, सोनिया गांधी चेयरपर्सन है उसकी। और आपको एक चीज़ और मैं याद दिला दूँ, ये लोग कितने करप्ट हैं और किस तरह से इन्होंने एक परिवार के लिए धन कमाने के साधन उपलब्ध कराए। आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड जो है 1948 में जो बना था, उसके चेयरमैन भी सोनिया जी हैं, और वो पैसा भी राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया। मनमोहन सिंह ने
बजट के दौरान उन्होंने घोषणा की थी। तो मुझे ये बात बताइए सोनिया गांधी जी, पी चिदम्बरम जी, एक परिवार की कमाई बढ़ाने के लिए, राजीव गांधी फाउंडेशन को आगे बढ़ाने के लिए चीन से आप पैसा लेते हैं, दलाली करते हैं, वहाँ से उनके एजेंट बनते हैं और हमसे सवाल पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी से या सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो ज़मीन वापस कर देंगे। अरे ज़मीन तो हम लेके दिखाएंगे, चिंता मत कीजिए। और जितने लोग दोषी हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, चाहे वो जिस तरह से वो बेल पर आप घूम रहे हैं, हर व्यक्ति के खिलाफ जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जेल के शीशों के पीछे वो निश्चित रूप से होने वाले हैं। और मैं चीन के बारे में बता देना चाहता हूं कि चीन से 1 इंच भी भूमि हम लोग चीन को अंदर नहीं आने देंगे, उनसे लेने ही वाले हैं, उनको देने वाले नहीं हैं। गलवान घाटी में हमारे सैनिकों की जो शहादत हुई निश्चित रूप से दुखमयी है और हृदय विदारक घटना हुई है, लेकिन जिस बहादुरी के साथ में हमारे जवान लड़े, 1 इंच भी चीन को नहीं आने दिया, उससे साफ साफ संकेत मिल गया है कि भारत सरकार की प्रतिबद्धता, भारत सरकार ने जो छूट दे रखी है उसी का नतीजा है कि आज वो अपने पूरे मनोबल के साथ में वहाँ पर डटे हुए हैं। और ये भी एक उसके अंदर मैं जोड़ देता हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा, ये समझिए कि बहुत बड़ा गुनाह किया है। 2005 और 8 में एक साइन किया था इनकी सरकारों ने चीन के साथ में, जिसके के तहत कहा गया था कि 2 किलोमीटर के दायरे तक ना तो हमारे सैनिक बम चलाएंगे, ना गोली चलाएंगे, ना उनके चलाएंगे। अदरवाइज अगर वो इस तरह का कोई एमओयू साइन नहीं होता, कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस तरह का एमओयू साइन नहीं किया जाता, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं उनके छक्के छुड़ा दिए होते। लेकिन ये गलती किसकी है? एक कांग्रेस पार्टी के इस तरह का एमओयू क्यों साइन किया? और हमसे सवाल पूछते हैं वो लोग कि एमओयू साइन किया, बिना हथियारों के कैसे चले गए? आप समझौता करके बैठे हुए हैं, आप वहाँ से डोनेशन ले रहे हैं, आप उनके एजेंट बने हुए हैं, आप उनके खबरी बने हुए हैं। 2017 में भारत सरकार डोकलाम का मुद्दा सुलझाने के लिए लगी हुई थी, भारत सरकार दिन रात लगी हुई है, हमारे डिप्लोमेट लगे हुए हैं और राहुल गांधी वहाँ टेंट के नीचे जाकर के नूडल्स खा रहे हैं, चाइनीज नूडल्स खा रहे हैं और वहाँ गप लगा रहे हैं, यहाँ की सीक्रेट बातें वहाँ जाकर बता रहे हैं और हमसे सवाल पूछते हैं आप। सवाल राहुल गांधी से बनता है, आखिर आप बताइए डोकलाम के समय 2017 में आप चाइनीज नूडल क्यों खा रहे थे? टेंट के नीचे छुप के क्या कर रहे थे? आप क्या गुफ्तगू कर रहे थे? मानसरोवर यात्रा के नाम पर झूठ बोल करके आप उनके राजदूत से मिल रहे थे। 2008 में आपने एमओयू साइन कर लिया सीपीसी के साथ में, चीन कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में, तो किस लिए किया? एजेंट बन गए। वहां से राजीव गांधी फाउंडेशन से आपको 90 लाख रुपए मिल जाता है। ये तो 90 लाख तो सामने आया, देखिएगा आने वाले समय में कितने 90 लाख और निकलने वाले हैं। तो सवाल हमारे से पूछने वालों से मेरा सवाल है कि देश पर कम से कम सियासत मत कीजिए, देश के शहीदों पर सियासत मत कीजिए। आज हमारा देश जिस तेजी से बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने सबको छूट दे दी है। जिस तरह गलवान घाटी में ये घटना हुई, इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने साफ संकेत दे दिया है कि सैनिकों को छूट दे दी गई है। अगर वहां से कोई भी गतिविधि होती है तो निश्चित रूप से ये हमारे सैनिकों के हाथ बांधे नहीं गए हैं, उनको खुली छूट दे दी गई है। तो आज का भारत दूसरा भारत है, आज 21वीं सदी का भारत है। आज चीन के साथ कितने देश खड़े हुए हैं? एक टर्की खड़ा हुआ है, एक उत्तर कोरिया खड़ा हुआ है, पाकिस्तान खड़ा हुआ है, वो भी उनका जो भिखमंगा कटोरा लेकर के उनके आगे पीछे घूमता है वो खड़ा हुआ है। अदरवाइज पूरा विश्व समुदाय आज भारत के साथ खड़ा हुआ है। तो उसका एक ही कारण है, 135 करोड़ देशवासियों ने जिस नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास जताया, जिसके अंदर आज उन्हीं के विश्वास का ही प्रतिफल है कि आज भारत के साथ पूरा विश्व समुदाय खड़ा हुआ है। सर, आपने सपोर्ट की बात की तो यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन नेपाल से रिलेटेड, नेपाल को जिस तरीके से धीरे धीरे करके चाइना कब्जाता जा रहा है और उसी ने अपने मैप में हमारा काला पानी लिपुले को, लिम्पिया धारा को अपने मैप में दर्शा लिया और जब चाइना उसकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है तो उसको लेकर नेपाल ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? देखिए, केपी ओली जी वहाँ के प्रधानमंत्री है। केपी ओली जी को शी जिनपिंग क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं और पर्दे के पीछे, इसके पीछे कौन काम कर रहा है, उसका एक ही नाम है शी जिनपिंग। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी उन्हीं के पीछे खड़ी हुई है और पर्दे के पीछे नेपाल, जिसके साथ हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है, उसको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नेपाल के लोग और नेपाल की जनता केपी ओली के खिलाफ जिस तरह से खड़ी हुई है, उसे साफ साफ संकेत मिल रहा है कि केपी ओली को इसमें झुकना पड़ रहा है। और हमारे संबंध प्रगाढ़ थे नेपाल के साथ में, प्रगाढ़ हैं और प्रगाढ़ ही रहने वाले हैं। चाइना कितना भी प्रयास कर ले, चाइना की आदत है कि पहले रोटी फेंकता है और फिर रोटी नहीं देता है, तो पहले पैसे फेंकता है और फिर दबाव की राजनीति करता है। लेकिन नेपाल के साथ बेटी रोटी का हमारा संबंध है। चीन की इस तरह की कोई भी हरकत जो भी कर रहा है,
वो कहीं पर भी कारगर सिद्ध नहीं होने वाली है। और चीन को न केवल पूरा भारत अभी तो पूरा विश्व समुदाय उसके खिलाफ खड़ा है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना को उन्होंने अपनी लैब से बनाया है, ये आर्टिफिशियल वायरस है जिसको पूरे विश्व में फैला दिया गया है। केवल सुपर पावर बनने के लिए उसने ऐसा किया है। ये ग्लोबल फेज में ग्लोबल लीडरशिप के रूप में उभरने के लिए, सुपर पावर बनने के लिए इस तरह का जो षड्यंत्र किया है, ना मानवता उसको माफ करने वाली है, ना पूरा विश्व समुदाय उसको माफ करने वाला है।